प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि भैया जी शाम के बज चुके हैं 6 और 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी उत्तर प्रदेश सिपाही एवं उत्तर प्रदेश एसआई की जो परीक्षा है इन्हें मद्देनजर रखते हुए मेरे साथी आपकी दीवानजी बैच और विनायक 2.0 बैच जो कि आपका चला हुआ है और जिसमें मैं आपको शाम को पढ़ाता हूं भैया जी यूपी जीके। और यूपी जीके का ज्ञान होना तो आपके लिए स्वाभाविक है कि क्योंकि ज्ञान तो जरूर है होना चाहिए। तो शिव प्रताप जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए, आकाश कुमार, रजनी और ऋषि सिंह, ठीक है। चलो और जो है स्नेहा पंकज जी, कविता यादव, प्रीतिपाल वि, काजल यादव, सागर जायसवाल। तो देख पाऊं तो सभी के सभी मेरे साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं और जो ना जुड़े हैं तो एक बार जल्दी से हम जुड़ जाएंगे। आज टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश के इतिहास की और उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी मैं आपको लेकर चलूंगा प्राचीन इतिहास की तरफ। थोड़ा सा पॉइंट तो डिफिकल्ट होगा क्योंकि प्राचीन है, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपकी समझ में ना आएंगे, पहले अभी ना पढ़े हो, क्योंकि यदि अकबर बाबर इन शाहजहां वहाजान की यदि मैं बात करूं तो ये तो एकदम मस्तिष्क में ऐसे हैं कि हाँ भैया जी। कुछ ऐसे शब्द होंगे प्रतापगढ़, लेखैया, सराय नाहर, आपको भी लगेगा कि ये तो नए तो शब्द से हैं, लेकिन क्वेश्चन अपने में बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। तो सभी के सभी मेरे साथी एक बार जुड़ जाएंगे और भैया जी सभी की गुड इवनिंग, राधे श्याम, जय भीम, राम राम और जो है ठीक है स्वीकार है भैया जी, ठीक है। चलो आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे और हेडिंग भी क्या डालनी है तो सर जी उत्तर प्रदेश मतलब एंशिएंट की बात होगी ना। आज हम हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी भैया जी प्राचीन इतिहास। कौन सी इतिहास की बात होगी उत्तर प्रदेश में, मैं बात कर पा रहा हूं प्राचीन इतिहास की बात होगी। जी सर, उत्तर प्रदेश प्राचीन इतिहास जी। चलो एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा और इस एंशिएंट हिस्ट्री की बात होगी तो क्वेश्चन तो यहां से बनते हैं। और यदि मैं जितनी भर भी परीक्षाओं को उठाकर देखूं तो साथी सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन हमें मिले तो उत्तर प्रदेश के इतिहास, मतलब कि इतिहास की बात तो होगी तो उत्तर प्रदेश के इतिहास, कला एवं संस्कृति, शिक्षा एवं साहित्य, ऐसे वो 4-5 टॉपिक मूल्यवान जो कि क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। नीतू चौधरी, एक बार नाम ले लो मेरा, मुझे नहीं पता। अच्छा फिर पता पड़ जाएगी तुम्हें, नाम ले लिया जैसे मैंने अब। चलो जी, आप भैया जी उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। सती मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत के इतिहास का अभिन्न अंग है। पहले छोटा सा थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना है और फिर पॉइंट टू पॉइंट हमें चलना है। आज मैं किसके इतिहास की बात कर पा रहा हूं? उत्तर प्रदेश के इतिहास की। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास मेरे साथी भारत के इतिहास का अभिन्न अंग है। इस क्षेत्र ने अनेक साम्राज्यों यदि मैं देखूं और संप्रदायों को जन्म दिया है। भाई यहां से बहुत सारे ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश से साम्राज्य और क्या मैं बोलूं तो सभ्यता को जन्म दिया है और साथ ही साथ मेरे साथी इसने राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 4000 वर्ष पुराने भारत के इतिहास की बात करूं तो 4000 वर्ष पुराना भारत के इतिहास के साथ साथ मेरे साथी उत्तर प्रदेश का इतिहास भी साथ के साथ चला आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो 16 महाजनपद, उन 16 महाजनपदों में से
8 महाजनपद तो अपने उत्तर प्रदेश की पावन धरातल पर ही तो थे। तो कब की बात होगी? 4000 की बात है। और साथ ही बात आ जाती कि रामायण, महाभारत एवं पुराण जैसे ऐसे प्राचीन ग्रंथ जो अपने इस उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर लिखे गए हैं। यदि महर्षि वाल्मीकि जी बिट्ठुर, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मरथ के नाम से जाना जाता था, जहां पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, वो कानपुर की पावन भूमि, और वहीं पर बैठकर महर्षि वाल्मीकि जी ने मेरे साथी रामायण की रचना की। वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन जिन्होंने महाभारत की रचना की, वो पुराण मेरे साथी जिनकी रचना भी इसी उत्तर प्रदेश की पावन धरातल पर होती है। साथ ही साथ मैं बात करूं धर्मों की, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो आज देखा जाए तो मेरे साथी इतने मूल्यवान धर्म, उनका भी केंद्र अपना उत्तर प्रदेश रहा है। ये तो आप सभी को पता होगा ना, ठीक है ना? ठीक है, तो ये आप बता देना। तो ये सारे पॉइंट ये तो समझने वाले थे। अब आगे चलेंगे मेरे साथी प्रागैतिहासिक काल। आपको एक हेडिंग डाल देनी है, और हेडिंग कौन सी होगी तो आप बता पा रहे होंगे, प्रागैतिहासिक। इस तरीके से कर देना है। आज कौन से काल की बात कह रहे हैं भैया जी? हम बात कर पा रहे होंगे प्रागैतिहासिक काल की। प्री हिस्टोरिकल पीरियड। मैं प्रागैतिहासिक काल की बात करूं तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ये प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। ये आप हेडिंग डालेंगे भैया, और चलेंगे एक एक पॉइंट की तरफ। मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल में हुआ था। यदि मानव सभ्यता की बात आती है, ठीक है, इस प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी बोलेंगे। मानव सभ्यता का जो आरंभ इसी काल में हुआ, और इसे 3 कालों में विभक्त किया हमने, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो आप बताएंगे मेरे साथी कौन सी सभ्यता की बात कह रहे हैं। तो पॉइंट थोड़ा सा समझना है। मानव सभ्यता की बात होगी जो सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता का आरंभ इस तरीके से बताएंगे सर जी। मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल में हुआ। कौन सी काल की बात कह रहे हैं? पाषाण काल की बात कह पा रहा हूंगा, काल में हुआ मानव सभ्यता का आरंभ, पाषाण काल में हुआ। और साथ ही एक और बात करूं, इस काल को मतलब कि हमने 3, इस काल की, इस पीरियड की बात होगी, इस काल को 3 भागों में हमने विभक्त किया है। काल को 3 भागों की बात मेरे भैया जी, कितने 3 भागों में विभक्त किया है? क्वेश्चन आएगा और आप बताएंगे विभक्त किया है, और पूछा भी जाता है भैया जी। जब पूछा जाएगा तो आप कर भी देना। तो मानव सभ्यता जी सर जी, ये आगे पास में, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट आपको बता देना है। 3 काल कौन कौन से? एक पुरा पाषाण काल सर हम बताएंगे। एक पहला जो काल होगा पुरा पाषाण काल, एकदम राइट कर देना, पुरा पाषाण काल। एक भैया जी मध्य पाषाण काल, एक कौन सा होगा? मध्य पाषाण काल। ये भी पॉइंट आपको लिख देना है, मध्य पाषाण काल। साथ ही एक आपका होगा नव पाषाण काल। तीसरे की बात होगी न्यूलिथिक एज की बात आ जाती है ना, नव पाषाण काल। इस तरीके से आपको कर देना है। एक पुरा पाषाण काल जी सर जी, एक मेरे साथी बोला जाएगा पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक और जो है न्यूलिथिक। तो आज क्वेश्चन बात किसकी आई? तो साथी पाषाण काल, जो मानव सभ्यता के उदय की बात आती है। और इस काल को हमने कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। पहले हम पढ़ पा रहे होंगे पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की बात होगी मेरे साथी। पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह से असभ्य, बर्बर, मतलब कि उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं था। तो जैसे ही काल आया पुरा पाषाण काल, तो इस काल में मानव पूरी तरह से असभ्य, बर्बर एवं जंगली था। वह प्राय नदियों के किनारे
एवं गुफाओं में रहकर मेरे साथी शिकार किया करते थे। अब इनके साक्ष्य हमें कहां से? प्रयागराज की बेलन घाटी, सोनभद्र का सिंगरौली घाटी, चंदौली का चकिया क्षेत्र। जब उत्खनन हुआ तो वहां से पता चला कि भैया जी जो साक्ष्य, जो एविडेंस हमें मिले कि ये तो एविडेंस भैया जी पुरापाषाण काल के हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे, पहला कर देंगे पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक काल की बात होगी, या जो है पुरापाषाण काल, ठीक है, पीरियड, पुरापाषाण काल, इस तरीके से कर देना जी। अब हम करेंगे भैया जी पुरापाषाण काल, ठीक है भाई, पुरापाषाण काल ही तो है, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नव। अब इसमें पुरापाषाण काल में देखा जाए मानव पूरी तरह असभ्य, बर्बर एवं जंगली था। इसमें देखना है, थोड़ा सा लिखना है, ठीक है ना। इस काल की बात होगी, इस काल में मानव, मेरे साथी, ये आप ही को बता देना है किसकी बात कह रहे हैं। मानव पूरी तरह, कैसी तरह की बात होगी? पूरी तरह, जी सर जी, पूरी तरह असभ्य, बर्बर व जंगली था। वह कैसा था मेरे साथी? वह जंगली था, ठीक है ना। ये मतलब कि पूरी तरह, वह प्राय नदियों के किनारे, वह क्या होगा मेरे साथी? प्राय, इस तरीके से बता देना, नदियों के किनारे। किसके किनारों की बात कह रहे हैं? तो भैया जी जो मानव था वह प्राय नदियों के किनारे अथवा गुफाओं में रहता, प्राय नदियों के किनारे, अथवा भैया जी किस में रहता था? अथवा गुफाओं में रहता, जी सर जी, ये पॉइंट आपको कर देना है, गुफाओं में रहता जी। वह प्राय किसके किनारे? नदियों के किनारे एवं गुफाओं में रहता एवं शिकार कर भोजन संग्रह का कार्य करता था। एवं क्या होगा सर जी? एवं शिकार कर, ठीक है ना, शिकार कर भोजन का संग्रह करता था। किसकी संग्रह की बात होगी? तो साथी भोजन का संग्रह करता था। एकदम करेक्ट आंसर, जो कि हमसे पूछा जाएगा, और पूछा जाए तो आप बता भी देना, ठीक है जी सर जी। सर सबसे अच्छा कल वही था ना, नौकरी की दिक्कत ना कुछ। हाँ बहुत बढ़िया, नौकरी की दिक्कत ना ही, अपने ऐसी जो है डोले गए, जहां मिल गए कुत्ता पुत्ता मार के खा लिए, ऐसा ये तो था। चलो, तो ये पॉइंट, ये कौन से काल की बात है, कौन सा पीरियड होगा? तो आप बताएंगे सर जी पुरापाषाण काल। आगे बात समझ में, पॉइंट बड़ा बेहतरीन आएगा और आप बताएंगे। अब साथी उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण काल के जो एविडेंस है, प्रयागराज की बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी एवं चंदौली के चकिया क्षेत्र में मिले हैं। ये ही तो पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहली बात आज है कि बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है? तो आप बताएंगे साथी प्रयागराज में। और पुरापाषाण काल के अब क्वेश्चन बनेगा कि पुरापाषाण काल की साक्ष्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जो है किन जनपदों में से, किस घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? अब वह 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको पहचानना होगा। अब चलते हैं भैया जी। अब हमें पता कैसे चली कि ऐसे ऐसे था कि वैसी फ्रॉड बात है ना? तो उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता की साक्ष्य, हाँ सर जी, जब हमने देखा तो आप बताएंगे साथी उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आप ही को बता देना है। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन जी, पुरापाषाण कालीन सभ्यता जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता के साक्ष्य, साथी किसके साक्ष्य की बात है? सभ्यता के साक्ष्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, साक्ष्य, ठीक है। सोनभद्र, पहले लिखेंगे प्रयागराज
प्रयागराज जिसे इलाहाबाद बोला जाता था, प्रयागराज की मेरे साथी कौन सी घाटी होगी? आप बताएंगे बेलन घाटी। प्रयागराज की बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी। भैया जी एक और आप कर देना, सोनभद्र की कौन सी घाटी? तो मेरे भैया आप बताएंगे सिंगरौली घाटी। छाप देना, आएगा क्वेश्चन आप करेंगे, आप बताएंगे भी। सोनभद्र की, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के एविडेंस प्रयागराज की बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, चंदौली के चकिया नामक पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। साथ ही चंदौली जिसे धान की डलिया बोला जाता है, चंदौली के चकिया नामक मेरे साथी कौन सा होगा? चंदौली की चकिया नामक क्षेत्र से प्राप्त हुए, चकिया नामक क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, क्षेत्र से प्राप्त हुए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आएगा तो आप बताएंगे भी, ठीक है। हुए हैं, ये क्वेश्चन है भैया जी, आएगा आप बता भी देना। अब यही तो पूछे जाएंगे कि कहां कहां से प्राप्त हुए, और साथ ही जब पूछे जाए तो आप बेहतरीन तरीके से जवाब भी देंगे भैया जी, ये यहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको लिख देना है। आज किसकी बात है भैया जी? बेलन घाटी। ये कहां स्थित है बेलन घाटी? तो आप बताएंगे प्रयागराज में। पहली बात मेरे साथी आपको हेडिंग डाल देनी है बेलन घाटी। और बेलन घाटी ये खोज किसने करी इस घाटी वगैरह की, के और बताया? तो भैया जी एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका नाम था प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। उन्होंने खोज भी की और साथ ही इस बेलन घाटी की खुदाई भी की थी। कहां? प्रयागराज विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और जिनका नाम था प्रोफेसर जी.आर. शर्मा जी के द्वारा। साथ ही ये इनकी खुदाई और खोज कर देते हैं। और ये जो बेलन घाटी है ना, ये दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहां मानव का प्रथम बसाव हुआ था। आज यदि हमारे उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी हमें मिली तो इतिहासकारों ने अपना मत प्रकट किया कि ये बेलन घाटी, हां सर जी, कौन सी घाटी? ये बेलन घाटी उन विश्व के प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहां मानव का सबसे पहले बसाव हुआ। यदि कभी मानव सबसे पहले बसा तो वो कहां पर? मेरे साथी बेलन घाटी में। ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा आप बताएंगे, ठीक है ना। चलो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर ये लोग रोटी खाते थे, इन्हें रोटीन का कहाँ ज्ञान है अभी? अभी तो ये वैसी, ठीक है ना, मतलब जानवर वगैरह मार कर खा लिए, और रोटी तो अभी कहाँ आएगी रोटी। बहुत बढ़िया, ठीक है जी सर जी। आज मैं बात करूं, ये आपकी होगी एक तो भैया खोज व खुदाई, ठीक है। आज हमसे लिख दिया खोज व, और एक और पॉइंट आपको कर देना है खुदाई। अब साथी इस बेलन घाटी की बात आती है तो आप बताएंगे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना, हाँ सर जी, कौन सी विश्वविद्यालय की बात होगी? तो मेरे साथी आप बताएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हाँ सर जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक पूर्व अध्यक्ष थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, और अध्यक्ष का नाम था प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। जी सर जी, कौन से? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। ये एकदम राइट आंसर होगा जी, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने मेरे साथी इसकी खुदाई एवं खोज कर दी। और ये जो बेलन घाटी दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से, ये पॉइंट भी आपको लिख देना है साथी, बेलन घाटी, ठीक है ना। आया क्वेश्चन, दुनिया के उन प्राचीनतम, दुनिया के, हाँ सर जी, उन प्राचीनतम स्थलों में से एक है सर जी, उन प्राचीनतम स्थलों में से, स्थलों में से एक है जहां सर्वप्रथम
मानव का वसाब हुआ। भैया जी किसका? मानव का वसाब हुआ, ये होगा जी। मानव का क्या हो जाता है साथी? वसाब। आगे बात समझ में ना? हाँ, तो ये पॉइंट आपको लिख देना है, आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे। चलो जी, अब बात आती भैया जी, इसे भी हमने 3 पार्टों में विभक्त किया है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? किसे? पूरा पाषाण काल को, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, इसे हमने 3 पार्टों में विभक्त कर दिया, लेकिन हमें ये पॉइंट आपको देखने हैं। आगे बात समझ में। और सती जो बेलन घाटी के लोहंदा नाला नामक एक पुरा स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक सुंदर मूर्ति भी मिली है। जब हम म्यूजियम वगैरह में जाते हैं ना, म्यूजियम, वहां रखी मिलती हैं, ठीक है, खुदाई जैसे उत्खनन हुए, छोटी छोटी सी चीजें, मौर्य काल से क्या सिक्का छोटे छोटे से, और इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ये उस टाइम के हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आप कर देना, साथी आता है। तो एक और क्वेश्चन, बेलन घाटी के लोहंदा नाला ऐसे होगा साथी। मैं बात किसकी कर पा रहा हूंगा, तो आप लिख देना बेलन घाटी। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बनेगा। तो बेलन घाटी के लोहंदा नाला, ये बता देना है। लोहंदा नाला नामक पुरा स्थल से, ये बेलन घाटी में पड़ता है, एक नामक पुरा स्थल से अस्थि निर्मित, मेरे साथी किसकी बात है? लोहंदा नाला नामक पुरा स्थल से, जी सर जी, अस्थि निर्मित पुरा स्थल से कैसे निर्मित की बात है? तो भैया जी आप यहां लिख देना अस्थि निर्मित। हाँ सर जी, अस्थि निर्मित मातृ देवी की, कौन सी देवी होंगी भैया जी? मातृ देवी की सुंदर मूर्ति। हाँ सर जी, कैसी सुंदर मूर्ति मिली है, ये क्वेश्चन है, मिली है, आप ही को बता देना है। आता है क्वेश्चन तो आप कर देना जी। ये पॉइंट भी आता है कि जो बेलन घाटी के किस पुरा स्थल से या किस स्थल से, ठीक है ना, और आप बताएंगे भैया जी मातृ देवी की एक सुंदर मूर्ति, तो आप बता देना बेलन घाटी। ये कहां? प्रयागराज में। और इस सभ्यता के प्राय सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित थे। जो पुरा पाषाण काल की बात होगी, सर वर्कशीट क्यों नहीं दे रहे? काय की वर्कशीट दूं? इनकी वर्कशीट दूं? ये वर्कशीट ही नोट करो, इन्हें याद करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। जो है वर्कशीट क्यों ना दे रहे? काहे की दूं भी? यही तो वर्कशीट करो, याद करते चलो। साथ ही इस स्थल की बात होगी ना, तो इस सभ्यता के प्राय सभी उपकरण, ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो और बता भी देना है इस सभ्यता के, हाँ सर जी, जो ये सिविलाइजेशन है, हाँ इस सभ्यता के सभी उपकरण, ये बता देना मेरे भैया जी। आज बात होगी कौन से उपकरण की बात है? सभी उपकरण क्वार्टजाइट, ये एकदम करेक्ट होगा, क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित है। पत्थरों से क्या है? तो साथी आप बता देना निर्मित है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो इस सभ्यता के जितने भर भी मेरे साथी हमें उपकरण मिले हैं, वो सभी के सभी किससे? क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। तो इस सभ्यता के सभी उपकरण देखा जाए तो भैया जी आप बता देना। और इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है इन्हें आग कृषि कार्य, मतलब कि जैसे हमने ये स्थल देखे, लोहंदा नाला, बेलन घाटी, चकिया क्षेत्र, सिंगरौली घाटी, इन स्थलों के आधार पर यदि देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि इस सभ्यता के लोगों को आग, पानी एवं अन्न भोजन का ज्ञान नहीं था।
वो तो मैंने पहले ही लिख दिया कि पूरी की पूरी सभ्यता बर्बर असभ्य थी, जबकि कुछ मात्रा में देखा जाए तो पशुपालन से परिचित थे। कुछ मात्रा की बात होगी भैया जी, कौन सी मात्रा की बात होगी तो हम आपसे बता पा रहे होंगे, कुछ मात्रा में ये पशुपालन से परिचित थे। ठीक है, चलो एकदम करेक्ट आप बता देना। यहां तक पॉइंट सभी के समझ में आए, ये नोट भी कर लेना। अब इसी के साथ ये पूरा पाषाण काल, अब इसी के साथ आता है मध्य पाषाण काल। अब एक और काल की बात तो होगी भैया जी, सेकंड काल। और सेकंड काल कौन सा होगा? मध्य पाषाण काल। ये आप ही को कर देना है, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन। मध्य पाषाण काल इस तरीके से करेंगे जी। अब हमने देखा भैया जी मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड की बात है। अब मध्य पाषाण काल में जब हम आए तो हमने भैया जी कुछ प्रमुख स्थलों की तरफ हमने ध्यान दिया। तो मध्य पाषाण काल में हमें कौन कौन से स्थल मिले? पहली बात तो ये होगी भैया जी, एक नाम आपने पढ़ा होगा, सराय नाहर राय। कौन सा होगा? तो आप एकदम करेक्ट कर देना, सराय जी नाहर राय ये होगा जी, एकदम राइट बता देना, सराय नाहर राय आता है। अभी पूछूंगा मादहा कौन सा होगा? मां दहा ऐसे कर देना, आए और आप बता देना। दमदमा मेरे साथी कौन सा? दमदमा। और एक होगा चौपानी मांडो, कौन सा? तो मेरे साथी आप यहां पर कर देना चौपानी मांडो। चलो सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा और चौपानी मांडो। अब मैं बात कर पाऊं तो मेरे साथी एकदम करेक्ट आप करेंगे दमदमा। ठीक है, अब ये तो आपके तीनों के तीनों मध्य पाषाण कालीन स्थल प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित भैया जी। कौन से? प्रतापगढ़, वो राजाओं का गढ़। और चौपानी मांडो की बात होगी तो ये प्रयागराज में बेलन घाटी में, प्रयागराज जिले में बेलन घाटी में स्थित है। कौन सा? प्रयागराज जिले में, हाँ सर जी, प्रयागराज जिले में जो बेलन घाटी है ना, अभी मैंने पढ़ाई थी, जहां पूरा पाषाण काल के स्थल भी मिले। और ये मेरे साथी चौपानी मांडो भी हमें बेलन घाटी से, लेकिन ये बेलन घाटी ही तो पूरा पाषाण काल की, फिर अब ऐसे थोड़ी उजड़ जाएगी, मध्य पाषाण काल में भी थी। और मध्य पाषाण काल के दौरान मेरे साथी क्वेश्चन आता है कि चौपानी मांडो। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा सर? हमारी बातें अभी समझ में नहीं आई, हमारी बातें अभी समझ में नहीं आई। अब क्वेश्चन आएगा कि मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में स्थित है? मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है? मध्य पाषाण कालीन स्थल मेरे साथी चौपानी मांडो, दमदमा। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, तब आप बताएंगे भैया जी ये तीनों के तीनों प्रतापगढ़ में और चौपानी मांडो प्रयागराज की बेलन घाटी में। ठीक है ना, ये आप ही को कर देना है। और प्रयागराज की मेजा, ये जो प्रयागराज की मेजा करछना, फूलपुर, कोरा, बारा आदि तहसीलों में स्थित पुरा स्थल भी हैं। मतलब कि और देखें तो किसकी बात होगी? प्रयागराज के मेजा। एक पॉइंट ये भी आपको बता देना है, कौन सी? प्रयागराज के मेजा। एक बात भैया जी क्या करेंगे? प्रयागराज की मेजा, ये तहसील है करछना, फूलपुर, कोराब, साथी मेजा हो गई, एक और होगा करछना। ठीक है, क्या होगा भैया जी? करछना, एक मेरे साथी फूलपुर, एक आप करेंगे कोराब, एक क्या होगा? कोराब, एक मेरे साथी आप करेंगे बारा, एक क्या होगा? बारा। ठीक है, एक ये भी होगा बारा। प्रयागराज के मेजा, करछना, फूलपुर, कोराब और क्या बारा आदि तहसीलों में स्थित पुरा स्थल भी हैं। ठीक है, बारा जो ये आदि जो तहसीलें हैं, आदि तहसीलों में स्थित पुरा स्थल हैं, तहसीलों में आदि तहसीलों में स्थित, ये आपको कर देना है स्थित मेरे साथी पुरा स्थल हैं।
ठीक है, ये भी एकदम करेक्ट आंसर होगा और आप सभी को बताना भी है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा और भैया जी आप बनाएंगे भी। ठीक है, ये कर देना है। चलो जी, अब बात हमने पढ़ी थी सराय नाहर राय, कौन सा, तो आप एक सेकंड। ठीक है, हमने पढ़ा था भैया जी, पहला जो पॉइंट था सराय नाहर राय। नाहर राय ये तो हो गया कुलदीप भैया, सराय नाहर राय की बात आई, ये तो हमें पता पड़ गया कि ये कहां, मतलब कि कहां स्थित है, प्रतापगढ़। ठीक है, अब बात क्या आती है, जब हमने ये प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय देखा, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल, तो मेरे साथी इसमें हमें क्या क्या जो है एविडेंस मिले, तो झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के, जो झोपड़ी होती ना, झोपड़ी, झोपड़ी का फर्श देखा गया और एक अस्थायी निवास स्थान, कोई स्थायी निवास ना था। जैसे आज देखा जाए कि कुछ ऐसी जातियां, ऐसी जनजातियां जैसे बंजारा, जैसे मेरे साथी नट, धुदलिया, ये जो कुछ ऐसी जो है जनजाति जाति बोलूं जिनका कोई स्थायी निवास ना होता, आज इस गांव में तो कल किसी गांव में, कल किसी गांव में तो परसों किसी गांव में। ठीक है, तो ये होगा। तो जब हमने सराय नाहर राय, मेरे भैया जी पहली बात तो हमने देखी, ये पहली बात तो ये थी कि प्रतापगढ़ में था। कौन सी गढ़ की बात होगी, तो प्रतापगढ़ में। आज खुदाई स्टार्ट हो गई और खुदाई जब हुई तो यहां पर हमें क्या मिला, झोपड़ी का फर्श मिला। साथी पहली बात तो आप लिख देना, एक बात थी भैया जी, झोपड़ी का फर्श, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। कौन सी फर्श की बात होगी, झोपड़ी का फर्श, ये क्वेश्चन आता है। एवं मेरे साथी अस्थाई, एवं कैसा होगा, अस्थाई निवास स्थान, अस्थायी निवास स्थान, मतलब कि स्थायी ना था। जैसे आप आज रह रहे हैं, ठीक है ना, पूछेगा कहाँ के रहने वाला है, आप तुरंत बताएंगे सर जी मेरा तो वो गांव, वो डिस्ट्रिक्ट, वो जो है ब्लॉक, जो भी है तुरंत बताएंगे। अब इनका तो कोई अस्थायी ना था ना, चलो बहुत बढ़िया, तो आप बताएंगे झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के मेरे साथी अवशेष मिले हैं, निवास स्थान के अवशेष। बहुत बढ़िया जी, एकदम करेक्ट, अवशेष, हाँ सर ये ही तो बता देना है, अवशेष मिले हैं, एकदम राइट होगा जी। क्या, झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के अवशेष, पहली बात जी सर। दूसरी, 14 सबादान व 8 गर्त चूल्हे। भाई सबाधान, सबाधान की बात होगी जहां पर सबों को, मुर्दों को दफनाया जाता है। तो यहां की जब हमने खुदाई की तो भैया जी हमें 14 सवादान व 8 गर्त चूल्हे, चूल्हे मिले, और कहां से, तो आप बताएंगे सराय नाहर राय से। मेरे साथी दूसरा पॉइंट होगा, यहां पर आप लिख देना 14 सवादान, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, 14 सवादान तथा, हाँ सर जी 8 गर्त चूल्हे। मेरे भैया जी कितने चूल्हे की बात होगी, 8 गर्त चूल्हे। ये कहां से, ये सराय नाहर राय से, और सबों का जो सिर है वो पश्चिम और पैर पूरब में रखा गया था। ठीक है, 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए, मेरे साथी प्राप्त हुए, बहुत बढ़िया जी। तथा, हाँ सर, तथा सब जो थे ना, सब मुर्दे जो थे, सबों का जो सिर हुआ करता था, सबों का सिर पश्चिम, हाँ देखे हमने, सबों के सिर पश्चिम, तथा भैया जी पैर, आज पैर की बात आई, पैर जो थे भैया पैर पूरब में रखे थे। ठीक है, रखे थे, ऐसे क्वेश्चन होगा। मतलब कि जब देखा इस सिविलाइजेशन में, इस पीरियड के दौरान हम पहुंचे, जब सराय नाहर राय की बात आई तो हमें यहां से 14 सबादान और 8 गर्त चूल्हे, और वो जो 14 जो सब जहां पर दफनाए गए हैं
उनके सिर पश्चिम में और पैर पूरब की तरह थे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, वर्कशीट देने से रिवीजन कैसे करेंगे? अरे भैया, मुझसे तुम हाथ जुड़वाओ, ये रिवीजन ही है, इन्हें नोट करो इन्हें बढ़िया तरीके से, मतलब कि लिख के भी मैं भेज दूं इनकी, जैसे जो अब वैसे तो लिखे हुए मिल ही रहे हैं आपको, बोर्ड पीडीएफ भी है और हैंड रिटन जो है पीडीएफ भी है, तो ऐसे होंगे याद। पहले तो यहाँ क्लास करो और फिर याद करो, ऐसी होंगी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में। ये पॉइंट आप एकदम बेहतरीन, और साथ ही इसी सराय नाहर राय में युद्ध अथवा बाह्य मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। एक और बात तो होगी साथ ही इसमें, युद्ध एवं बाह्य देखा तो भैया जी युद्ध एवं बाह्य बाहर से मानवीय आक्रमण के, भैया जी कैसे, तो आप करेंगे मानवीय आक्रमण के। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, कौन से आक्रमण की बात है? मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं मेरे साथी, स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं, यही तो पॉइंट होगा। आएगा तो आप बता भी देना, स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। ये कहां से? हम प्रतापगढ़ से हैं सर जी। देखो, जाओ सराय नाहर राय, और ये आपको कर देना है। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे साथी कहां से, तो आप बता देना। ये मिले हैं भैया जी सराय नाहर राय से। इसी के साथ मैंने एक और दूसरा लिखवाया होगा, दमदमा। ठीक है भाई, ये भी तो लिखवाया, और दमदमा जैसी आया तो मैंने बताया था सर जी ये भी तो प्रतापगढ़ में ही है। मध्यकालीन पुरास्थल दमदमा उत्तर प्रदेश राज्य की प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और जिसकी खुदाई 1982-87 में प्रयागराज विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई थी। खोज हुई, और खोज के बाद साथी देखा इसकी जो खुदाई, हाँ भैया जी आज हमसे पूछा गया इसकी जो खुदाई किसने कराई है, तो एकदम करेक्ट करेंगे 1982 से मेरे साथी 1987। बहुत बढ़िया, 1982-87 में किसके द्वारा, तो प्रयागराज विश्वविद्यालय द्वारा। एकदम राइट आंसर होगा, प्रयागराज विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई है। प्रयागराज विश्वविद्यालय द्वारा, ये एकदम करेक्ट कर देना, विश्वविद्यालय द्वारा मेरे साथी कराई गई है, यही तो होगा। हाँ सर जी, आए और आप ना बता पाए तो बात गलत है, कराई गई है जी सर जी, ये हमने लिख दिया। 1982-87 में प्रयागराज विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई, और यहां से 41 समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एमसीक्यू होते हैं वर्कशीट में सर जी, ये तो तुमने आज ही बताया पहली बार। अरे भैया पहले टॉपिक है तो कंप्लीट हो जान दिया करो, मैं वैसे तो लेकर आता हूं वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब यहां से एविडेंस की बात होगी, तो आप बता देना यहां से 41 समाधान मतलब कि क्या क्या मिले हैं। वहां से तो 14 मिले थे, लेकिन यहां से 41 समाधान तथा, जी सर जी, तथा कुछ गर्त चूल्हे। तथा की बात होगी तो मेरे साथी कुछ गर्त चूल्हे यहां से हमें मिले हैं। कुछ गर्त चूल्हे कहां से, तो आप बताएंगे दमदमा से। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आया, और आप ना बता पाए तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए। 5 युगल समाधियां मिली जिसमें पुरुष व महिलाओं के कंकाल थे। युगल की बात होगी तो पुरुष और जो है स्त्री, तो 5 युगल मिले। ठीक है, यहां यदि मैं देखूं तो भैया जी आप कर देना 5 युगल समाधियां। कौन सी युगल की बात होगी, 5 युगल समाधियां, एकदम करेक्ट आंसर होगा 5 युगल समाधियां। ये आपको बता देना, 5 युगल समाधियां मिली जिसमें पुरुष व स्त्री के कंकाल थे। 5 युगल समाधियां मिली, हाँ सर जी मिली, ये कर देना। जिसमें मैं देखूं, हाँ सर जी, जिसमें भैया जी जिसमें पुरुष व
स्त्री के कंकाल थे। पुरुष व स्त्री के क्या थे सर जी? कंकाल। अब युगल का मतलब की बात होगी ना। युगल जैसे हमसे पूछा तो युगल तो तुरंत एकदम मन मस्तिष्क में आ गया, भैया जी पुरुष और स्त्री होंगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी आप कर देना। और साथ ही मैं बात करूं, जो प्रयागराज के निकट लेखैया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल मिले थे। ठीक है, तो वो तो पूछ लिया। चलो प्रयागराज के निकट ऐसे लिख देना नोट करके। ये तो हो गया भैया जी, एक नोट और करके। जब कंकाल की बात है तो प्रयागराज के निकट, हाँ जी, किसके निकट की बात होगी तो आप करेंगे प्रयागराज के निकट पहुंचो। हाँ सर जी, प्रयागराज के निकट लेखैया नामक शिलाश्रय से, लेखैया ये कर देना, लेखैया नामक शिलाश्रय की बात होगी मेरे साथी। नामक, हाँ सर जी, शिलाश्रय, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपको बता देना। लेखैया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव, ठीक है ना, सर्वाधिक 17, सर्वाधिक सर्वाधिक की बात होगी ना, सर्वाधिक 17 मानव कंकाल मिले हैं। सर्वाधिक 17 मेरे साथी मानव कंकाल मिले हैं। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा आप बताएंगे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जी। तो प्रयागराज के निकट लेखैया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल मेरे साथी मिले हैं। अब इसी के बाद आ जाते हैं एक महादहा। ठीक है ना, चलो जी, बात तो होगी भैया जी, महादहा की बात तो होगी। अब चलते हैं, पहले इन्हें एक बार नोट करेंगे, इतने में पानी पीऊं। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं सर जी गर्त चूल्हा क्या होता है? भैया जी गर्त चूल्हा या लकड़ी का चूल्हा एक विशेष प्रकार का चूल्हा होता है जिसे थोड़ा सा जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये लकड़ी का चूल्हा बनाया जाता था पहले। अब ईंटों का तो अब आविष्कार ना हुआ, तो इसे एक जमीन में गाड़ दिया जाता था और साथ ही उसी पर जो भी बनाना है वो ही बनाते थे। ठीक है, चलो, चूल्हे ना होते आज तो हम मिट्टी का चूल्हा बना दिया, लेकिन ये जो गर्त है इसे लकड़ी का चूल्हा भी हम बोलेंगे। कैसा? लकड़ी का चूल्हा भी बोलेंगे। ठीक है, ये विशेष प्रकार का चूल्हा था। ये पॉइंट आपको कर देना है। और इसी के साथ मेरे भैया तीसरा जो होगा, तीसरा होगा मादहा। ठीक है ना, मादहा या मदहा, मादहा ही होगा एक और साथ ही ये आपका ये भी कहां पर, प्रतापगढ़ कर देना भैया जी। एक और मादहा ये आपका कहां पर होगा, प्रतापगढ़ में होगा। ठीक है, चलो 1778 1700 कह रहा हूं, 1978-79 की बात है। ठीक है भैया जी, 1978-79 के उत्खनन में यहां 35 संरक्षित मानव जीवाश्म पाए गए थे और साथ ही कुछ युगल समाधियां भी यहां से मिली। लकड़ी का चूल्हा तो जल जाता होगा, वे दूरी दूरी पर रहते थे, उनका कुछ होगा जुगाड़, जैसे भी है करते ही होंगे। ठीक है, चलो वो जो भी है कर ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा ना उनका। साथ ही महादाह से हड्डियों से बने बाणाग्र एवं आभूषण मिले हैं। हम देखेंगे तो किसकी बात होगी, तो आप यहां जब यहां ये उत्खनन हुआ तो महादाह से मेरे साथी हड्डियों से बने, ठीक है, किसकी बात होगी तो आप लिख देना हड्डी से बने जी, हड्डी से बने बाणाग्र, ये कर देना, हड्डी से बने बाणाग्र की बात है भैया जी। तो माधा से हड्डी से बने बाणाग्र एवं एवं आभूषण प्राप्त हुए हैं। एवं क्या प्राप्त हुए हैं भैया, आप कर देंगे आभूषण प्राप्त हुए हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अब आएगा क्वेश्चन
निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण कालीन स्थल से निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण कालीन स्थल से सती बाणाग्र एवं हड्डी से निर्मित बाणाग्र एवं आभूषण प्राप्त हुए? तो मादहा, और माहदह कहां होगा? प्रतापगढ़ में। चलो जी, अब इसी के बाद आते हैं भैया जी, ठीक है ना, किसकी बात होगी अब? नवपाषाण कालीन स्थल। ये तो मध्य पाषाण कालीन था। अब तीसरे की बात होगी तो आप लिख देना नवपाषाण कालीन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बता देना नवपाषाण कालीन स्थल। जी सर, एकदम करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को बता भी देना है नवपाषाण कालीन स्थल। ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल, ये राइट आंसर आप बताएंगे। देखो यहां से कोलडी हबा, महगढ़ा और पंचोहो प्राप्त हुए हैं। एक लहुरा देव भी मेरे साथी, एक तो कोलडी हबा, हाँ भैया जी, नाम आपने पढ़ा होगा कोलडी हबा, ऐसे कर दो, या मतलब कि वैसे भी कोलडी कोलडी हबा होगा ना, या हम बात ऐसे भी कर देंगे कोलडी हबा, ये भी होगा। ठीक है ना, कोलडी हबा। दूसरा पंचोहो, ये होगा भैया जी। दूसरा क्या होगा? ये नवपाषाण कालीन स्थल हैं। और एक होगा महगढ़ा। ठीक है, कौन सा? तो मेरे भैया आप यहां कर देना महगढ़ा। और ये कहां होंगे? तो संत कबीर नगर ना, प्रयागराज में, वो तो लहुरा देव होगा। ये आपका प्रयागराज की जो बेलन घाटी है ना, प्रयागराज की बेलन घाटी में, साथी प्रयागराज की कौन सी घाटी? तो यहां पर एकदम करेक्ट आंसर कर देना बेलन घाटी में, एकदम राइट। तो प्रयागराज की बेलन घाटी। और साथ ही दूसरी बात, एक चौथा नंबर का और होगा जिसका नाम होगा लहुरा देव। मेरे भैया जी, कौन से देव की बात? तो लहुरा देव, जो कि आपका संत कबीर नगर में है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा भैया कि नवपाषाण कालीन पुरा स्थल लहुरा देव उत्तर प्रदेश राज्य के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तब आप बता देना संत कबीर नगर। नवपाषाण कालीन स्थल कोलडी हबा, पंचोहो, महगढ़ा, ये प्रयागराज की बेलन घाटी में स्थित होंगे। आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। साथी बेलन घाटी की जो कोलडी हवा प्रयागराज से, यहां से जो है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं, ये आपको बता देना है। ठीक है, संत कबीर नगर में है मेरे मामा, कौन है आगे तो बताओ? संत कबीर नगर में है मेरे। अब तुमने भैया दिल से छाप दिया तो मैं क्या समझूं अब। चलो, तो ये एकदम करेक्ट। और यहां से भैया जी कल करेंगे मुलाकात बड़े बेहतरीन तरीके से, और जी के इन कर देना। ठीक है, इन पॉइंटों को तो आप लिख देना। ठीक है, और यहां से भैया जी आनंद किशोर जी, यहां से मुलाकात करेंगे हम कल अपने और बेहतरीन से इस जो है सेशन के साथ। तो अपनी तैयारी को करते रहना और बारीकाई से चीजों को करते चलेंगे, क्योंकि यदि प्रीवियस ईयर की तरफ चलूं मैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई साहब ना उठाए जा ना धरे जा। ठीक है, तो उसी बेस को बनाते हुए हम चलेंगे, हर पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूं विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।